पिछली वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब उसके जो आगे के कॉन्सेप्ट है उसको हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो कुछ उसमें से कॉस्ट के ऊपर है, तो कुछ पीरियड्स, तो कुछ उसके इफेक्टिवनेस के ऊपर है। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी, जो कि है चैप्टर 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसका पहले भी एक पार्ट आ चुका है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप वैसे भी जाके एक बार प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल से रिलेटेड ये वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप आते रहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। टोटल इस चैप्टर में जो है 9 कॉन्सेप्ट दिए गए थे। 3 मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं, 3 मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा और 3 जो है वो अगली वीडियो में आएंगे। तो आगे जो अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम अगर कोई ट्रांजेक्शन्स या कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में करें। उसका एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे कि प्रॉफिट गिनने के लिए कोई 1 महीने के लिए, तो कोई साल का, तो कोई 6 महीने का, ऐसे साथ साथ प्रॉफिट निकालता है, तो उसका कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना चाहिए। इसी को जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कोई भी संगठन हो, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी या कोई भी सोल प्रोप्राइटर हो, अपना एक जो है पीरियड ले, अकाउंटिंग करने का एक पीरियड होना चाहिए। जैसे कि वो 1 महीने की अकाउंटिंग कर रहा है, या वो साल की अकाउंटिंग कर रहा है, या वो 6 महीने की या 4 महीने की। इसको एक डिवाइड किया गया है 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में। जैसे कि कोई ना कोई पीरियड उस कंपनी को अपनाना होता है अकाउंटिंग करने के लिए। अगर वो इसको अपनाता है तो उससे बहुत आसानी होती है। जैसे कि अगर 1 महीने में प्रॉफिट वो निकालता है तो उसको एक अपनी जो है कंडीशन पता लग जाती है बिजनेस की, कि किस कंडीशन में है बिजनेस। तो बैलेंस शीट भी, जैसे मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बैलेंस शीट बताई थी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने, तो वो बताई थी। उसमें भी बैलेंस शीट भी अगर बनती है तो उस कौन से ईयर की है वो या कौन से मंथ की है उस हिसाब से बनती है। अगर हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे तो जो है हमें ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि हमारा जो ईयर शुरू होता है 1 जनवरी को टू 31 दिसंबर, ये जो होता है हमारा, ये होता है कैलेंडर ईयर। जो हमारा साल शुरू होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये होता है हमारा कैलेंडर ईयर। और जो साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और वो लास्ट होता है 31 मार्च, वो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। ज़्यादातर जो है भारत में, भारत की बात करूं तो कोई भी कंपनियां जो होती है वो ज़्यादातर इस ईयर को अपनाती है, फाइनेंशियल ईयर। और गवर्नमेंट की मैं बात करूं, इंडियन गवर्नमेंट की, तो उसमें हर डिपार्टमेंट का जो ईयर है वो है फाइनेंशियल ईयर। वो फाइनेंशियल ईयर को जो है उनके अकाउंट्स जो है 1 साल के बनते हैं और अकाउंट के लास्ट दिन जो है प्रॉफिट एसरटेन किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो 31 की रात होती है उस टाइम जो इनके ऑडिटर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेकेंडरी, सीएस ऑडिटर्स जो होते हैं, वो देर रात तक, और बैंक के भी आप देखी होंगी कि वो 4 बजे नहीं 8 बजे तक खुली रहती हैं। तो क्या होता है, इनका हिसाब चलता है, वो हिसाब किताब करते हैं अपने पूरे अकाउंट के साथ। तो उनको पता रहता है कि ये जो है 2018 का है, ये 2019 का है, इसमें क्या है, हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर हम पीरियड को लेते हैं, कोई भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ले लेते हैं, हम किसी भी किस समय की, किस महीने की अकाउंटिंग करें, तो हमें पता चल जाता है कि पिछले महीने क्या प्रॉफिट था, अगले महीने क्या प्रॉफिट था, और क्या है प्रॉफिट निकालने में भी हमें आसानी हो जाती है। ऐसे तो यही जो है ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर अकाउंटिंग करते समय हमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड लेना चाहिए और उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हमें जो है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए। आइए इसके सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं कि ये सिग्निफिकेंस के क्या कहते हैं। इट हेल्प्स, सॉरी मैं एल लिखना भूल गया, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ, ये मुझे भी समझ नहीं आया, एक मैं यहाँ पे फ्यूचर लिखना शायद भूल गया।
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, हमें क्या है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में भी ये सहायता करता है। इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन बिजनेस इनकम पे जो है टैक्स कैलकुलेट करने में मदद करता है। फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए कितना टैक्स हमारा बिजनेस इनकम पे बना है वो भी जो है हमें ये मदद करता है उसको कैलकुलेट करने में। और इट हेल्प्स बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर्स, एसेट एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जैसे कि क्रेडिटर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था कि क्रेडिटर क्या होता है, आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा कि क्रेडिटर क्या होता है। फर्स्ट वीडियो है वो मेरी जो है उसमें आप देख सकते हैं कि क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर जो हमें जो है माल सप्लाई करते हैं उधार पे, उसे हमें जो है क्रेडिटर बोलता है। तो उसमें भी जो है उनको भी मदद करता है हमारे बिजनेस एनालाइज करने में कि बिजनेस परफॉर्मेंस वो हमारी देखता है कि किस साल में हमने कितनी इनकम कमाई है, हमें उन्हें माल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसमें भी जो है हमारी बहुत हेल्प कर देता है ये। अगर ये पीरियड हम लेते हैं तो हमें अकाउंटिंग करने में भी हेल्प होती है और हमें जो है सप्लाई देने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो आइए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट को। ये लागत का कॉन्सेप्ट है, जो कॉस्ट हमारी लगती है उसके बारे में ये सारा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी हम एसेट खरीदते हैं तो वो हमारी बैलेंस शीट में, यानी कि बैलेंस शीट में मैंने आपको पहले बताया था कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स आते हैं, हमारे कर्जा और संपत्तियां आती हैं। तो उस बैलेंस शीट में जो भी हम संपत्तियां खरीदते हैं, जो भी फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, स्थायी संपत्तियां जो होती हैं हमारी, नॉन करंट एसेट, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा था, वो जो हम खरीदते हैं तो उसको जो है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, उसके मार्केट प्राइस पे नहीं, उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे। जैसे कि मैं आपको एक समझाता हूँ। एक हमने मशीनरी खरीदी, मशीन लिख देता हूँ फॉर शूज़। हमने मशीन खरीदी एक शूज़ बनाने के लिए, हमारी एक मान लीजिए कि शूज़ की फैक्ट्री है, हमने फिक्स एसेट हमारी कंपनी ने खरीदी शूज़ बनाने के लिए, जो कि आई 5 लाख रुपए की। ठीक है जी, जो आई 5 लाख रुपए की। तो हमने क्या किया, उसको इंस्टॉलेशन करने में 2000 रुपये का खर्चा कर दिया। इंस्टॉलेशन करने में 2000 रुपये खर्चा कर दिया और प्लस अपनी कंपनी, जहाँ हमारी कंपनी वहाँ तक लाने के लिए 1000 रुपये का और खर्चा कर दिया उस पर। तो जो टोटल मिलेगा ये हो जाएगा 5,03,000 रुपये। तो ये जो है वो बुक्स ऑफ एसेट में हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा पूरी ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ये हमारी क्या बन जाती है, ओरिजिनल कॉस्ट। इसको जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहा जाता है। क्या बन गई हमारी, हिस्टोरिकल भी। अगर इसी 5,03,000 रुपये की मशीनरी की मार्केट वैल्यू 90,000 भी है तो भी हम 5,03,000 रुपये ही इसमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट में हम 5,03,000 रुपये लिखेंगे, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 क्यों ना हो। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है अकाउंटिंग करते समय हम जितना पैसा फिक्स एसेट खरीदने में खर्चते हैं, जो हमारी लागत लगती है उसी लागत पे ही, उसी कॉस्ट पे हमारी बैलेंस शीट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे कि उसमें रिकॉर्ड किया जाए, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। इसका क्या होता है कि अगर हमने कोई भी एसेट नहीं खरीदा या कोई भी पैसा हमने एसेट खरीदने पे नहीं लगाया तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। इसका ये फायदा होता है, जैसे कि गुडविल मैंने आपको समझाया था, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, नाम होता है। इसको आप देखोगे इस नाम को खरीदा भी जाता है। कुछ बड़े जो पूंजीपति होते हैं वो नाम भी खरीदते हैं, जैसे कि हल्दीराम अगर अपना नाम बेचे ना तो उसका करोड़ों खरबों में उसका नाम बिक सकता है। तो क्या होता है कि गुडविल तब शो होती है, अगर हम आगे जाके प्रैक्टिकल्स इस पे करेंगे, पार्टनरशिप के आता है एक चैप्टर, उसमें जो है हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अगर गुडविल कोई खरीदता है तभी उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, वरना नहीं। इसका ये फायदा आ जाता है यहाँ पे। तो यही जो है प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल यही कहता है कि अकाउंटिंग करते समय अगर हम कुछ भी फिक्स एसेट खरीदते हैं तो जिस कॉस्ट पे खरीदते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि मशीन 5 लाख की, 2000 रुपये इसका खर्चा लग गया उसका
इंस्टॉलेशन का और 1000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का लग गया, तो 5,03,000 जो है वही जो है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि जो इसकी मार्केट वैल्यू। ये इंडियन अकाउंटिंग में किया जाता है। तो आइए इसके सिग्निफिकेंस भी इस बार हम जो है पढ़ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट रिक्वायर एसेट टू बी शो एट द प्राइस एट विच हैज बीन एक्वायर। देखो मैंने जो आपको बताया तो ये वही कह रहा है कि जो प्राइस में एक्वायर हुआ है उसी पे जो है ये शो किया जाएगा, विच कैन बी वेरीफाइड विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें क्या था, एक रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। तो ये यही दिखा रहा है कि उसके पीछे जो है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट भी होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी होंगे। तो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। जैसे कि डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास होता है, गिरावट होती है, जो एक एस्टिमेट करके निकाली जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, साल साल में 10%, जो भी एस्टिमेट हमारा रेट भी क्वेश्चंस में गिवन होता है, तो 10% मैं एक जो है एस्टिमेट से बता रहा हूँ, तो एस्टिमेट से रेट निकाला जाता है। जैसे कि 5,03,000 थी, तो एस्टिमेट करके हमने निकाल लेते हैं, 10% उसमें से माइनस करके वो लिख देते हैं। तो ये जो है डेप्रिसिएशन भी लगाने में मदद करता है हमारी फिक्स एसेट पे। द इफेक्टिव ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट is that if the business entity does not pay anything for an asset, it will not be shown in the books of account। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इसका क्या इफेक्ट है सबसे बड़ा, कि अगर हमने किसी फिक्स एसेट पे पैसा खर्च नहीं किया तो वो नहीं शो होगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कह रहा है कि द इफेक्टिव ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज दैट इफ द बिजनेस एंटिटी, जो भी कोई भी बिजनेस एंटिटी जो है वो कुछ नहीं पे करती एक एसेट के लिए, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। तो इसका ये एक बड़ा जो है फायदा आ जाता है। तो ये एक अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता क्या, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये कहता है कि अगर हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट को जो है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा, वरना अगर नहीं खरीदा तो नहीं किया जाएगा। जो उसका मार्केट प्राइस है वो चलने दो, हमने जो जिस कॉस्ट पे खरीदा है हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए अगला जो है कॉन्सेप्ट एक और पढ़ लेते हैं, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। लिखने से पता लगे कि छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो है कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा है। ये जो है फाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल्स जो होता है ना, तो ये इसी ने ही किया है। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी अकाउंटिंग ही यही है। अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी अकाउंटिंग इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। आगे एक चैप्टर आएगा जर्नल, वो चैप्टर पूरी अकाउंटिंग की जो है बुक से लिंक है। वो मतलब आप समझ लो कि पूरी अकाउंटिंग जो 12th की है वो इसी पे ही बेस्ड है। अगर ये हमारी अच्छी हो गई, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के जो है जर्नल हम करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो, अगर वो हमारी अच्छी हो जाती है तो पूरी अकाउंटिंग हमें बड़ी आसानी से बिल्कुल फ्लो से आ जाती है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझते हैं, आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये कहता है कि अकाउंटिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो उसका दो इफेक्ट तो होना चाहिए, दो इफेक्ट अकाउंटेंट होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अगर उसके इफेक्ट, उस एक ट्रांजैक्शन के इफेक्ट प्रभाव दो अकाउंट्स पे पड़ रहे हो, दो चीजों पे पड़ रहे हो, तभी वो अकाउंट जो है उसमें रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो दो अकाउंट में इफेक्ट डालेगी ही डालेगी, वो रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, राम एक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी, राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। राम ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो इसमें दो चीजें आई कि नहीं आई, आप सोचो कि क्या क्या आया। सबसे पहले क्या आया हमारे पास, कैश आया। सॉरी मैं लिख देता हूं रिसिप्ट। ठीक है जी, रिसिप्ट ऑफ कैश। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, ये एक ही ट्रांजैक्शन है, इसके दो इफेक्ट, दो अकाउंट के इफेक्ट पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो कैश आया, और दूसरा क्या आया, हमारे बिजनेस पे कैपिटल आई, यानी कि हमारे बिजनेस पे पैसा लगा, तो लिख देंगे रिसिप्ट ऑफ कैपिटल।
या मैं रिसिप्ट नहीं लिख देता हूँ, कैपिटल ही सिर्फ लिख देता हूँ। ठीक है जी। अगर थोड़ा टेक्निकल हो रहा है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज फर्नीचर, जिसकी हम कॉस्ट मान लेते हैं 20,000। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसकी इंक खत्म हो गई, हम तो ब्लू से लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम हुआ क्या हुआ, कैश हमारा कम हुआ, तो कैश रिड्यूस लिख देंगे। कितने से रिड्यूस हुआ, 20,000 से। और दूसरा क्या, फर्नीचर आया, सेकंड लिख देते फर्नीचर। तो इस पे हमने क्या देखा कि इस एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि इसका हम देख ले तो एक तो पड़ रहा है हमारे कैपिटल आ रही है, दूसरा कैश के अकाउंट में पड़ रही है। तो यही चीज़ है, जैसे कि फर्नीचर, इसकी बात करें, हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमारी कंपनी से दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेंगे, एक फर्नीचर के अकाउंट पे, तो एक क्या होगा, कैश के अकाउंट पे। जैसे कि एक और एग्जांपल हम दे देते हैं कि हमने सेल कर दी, मान लो हमने जो है कैश सेल्स कर दी। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, कैश सेल्स, कैश पे हमने सेल कर दी, कैश सेल्स लिख देता हूँ उसको मैं 20,000। ठीक है जी। तो दो अकाउंट में तो यहाँ पे एक तो कैश पे पड़ेगा असर, एक तो कैश इफेक्ट, कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा किस पे, सेल्स अकाउंट में। तो लिख देता हूँ रिसिप्ट ऑफ कैश, कैश आएगा। ठीक है जी। और दूसरा किस पे, स्टॉक, मान लीजिए सेल होगा तो स्टॉक तो हमारा जाएगा, स्टॉक कम होगा, तो लिख देता हूं मैं रिड्यूस ऑफ स्टॉक। ठीक है जी। जैसे कि हमने सेल कर दी तो एक तो कैश आया हमारे पास और दूसरा हमसे स्टॉक गया, हमारा माल गया, तो मान लीजिए स्टॉक कम हो गया हमारा। तो हर अकाउंट पे दो इफेक्ट और हर ट्रांजैक्शन पे दो इफेक्ट, दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेंगी। तो यही जो है ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी उसको दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, तो यही जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। अगर वो ट्रांजैक्शन, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ते ही हैं तो उसी को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि 3 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए रेंट का, कि रेंट पे कर दिया हमने, मान लीजिए, तो इससे क्या हुआ, एक हमारा कैश कम हो गया, फर्स्ट जो हुआ कैश रिड्यूस हो गया, और दूसरा क्या हुआ, हमारे हाथ से रेंट चला गया। मान लीजिए कि रेंट हमारा खर्चा है तो खर्चे भी कम हो गए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंस रिड्यूस। ठीक है जी। तो दो इफेक्ट इसके भी हो गए। तो हर एंट्री या हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। इस कॉन्सेप्ट को अभी अगर आपको समझ ना आए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो या टेक्निकली हो, तो अगर हम आगे के चैप्टर है एक जर्नल, उसको करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ऐसा मत समझिए कि मुझे समझ नहीं आया तो आगे भी, अगर हम आगे इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट हमें जो है, इस कॉन्सेप्ट को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक चीज़ दिमाग में घुस जाएगा हमारे। जब मैंने भी स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, मैंने खुद ने स्टार्टिंग पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं आया था। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने 12th की अकाउंटिंग पढ़ी थी ना, तब जाके मुझे 11th की अकाउंटिंग समझ में आई थी। और अगर मैं आगे जाता हूँ उससे बीकॉम में या बीबीए कोई भी करता हूँ, कोई बड़ा कोर्स बैचलर का, तब जाके मुझे 12th की अकाउंटिंग समझ आएगी। ऐसा होता है, समझने में थोड़ी देर लगती है। वैसे तो कर लेते हैं, बहुत बच्चे होते हैं कर भी लेते हैं। इसको समझने में, मान लीजिए कि कुछ बच्चा होगा तो यह भी समझ गया होगा, तो इसको समझने में थोड़ी देर लगेगी। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, अगर जर्नल चैप्टर है वो करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसके सिग्निफिकेंस भी पढ़ते हैं हम। तो ये कहता है कि द कॉन्सेप्ट हेल्प अकाउंटेंट इन डिटेक्टिंग एरर डिटेक्ट करने में भी ये बहुत हेल्प करता है कि किस दो इफेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है एरर जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इट इनकरेज दैट अकाउंटिंग टू पोस्ट ईच एंट्री इन अपोजिट साइड ऑफ इफेक्ट। ये क्या है, एक वो मतलब दो साइड इफेक्ट डालने के लिए प्रभाव डालता है एक अकाउंटेंट को। मान लीजिए इनकरेज करता है उसको, हर एंट्री जब वो पोस्ट करता है तो उसको इनकरेज करता है कि दो अकाउंट में वो इफेक्ट होगा ही होगा। तो दोस्तों अगला जो एक फोटो आएगा वो आपका होमवर्क है इस चीज़ का, तो आपको वो
करके लाना है। हर उसमें ट्रांजैक्शन लिखी होंगी, उसमें क्या किस अकाउंट में, 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा वो आपको उसमें लिख के लाना है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगले जो इसके कॉन्सेप्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 3 कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर के बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और मेरी पढ़ाने की मोटिवेशन और बढ़ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।